औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, जीके वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमने खिलाफत मूवमेंट का एक टॉपिक स्टार्ट किया है क्योंकि एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है। हमने इसको नंबर ऑफ़ सीरीज़ में इसको डिवाइड किया है। आज हम इस वीडियो में हम एक बैकग्राउंड देखेंगे खिलाफत मूवमेंट का, और नंबर 2 हम देखेंगे जो रौलट एक्ट जो पास हुआ उसको हम देखेंगे, और फिर इसके बाद हम जलियांवाला बाग जो हुआ उसकी तरफ जाएंगे। मतलब ये एक पूरा एक कंप्लीट एक कोर्स है खिलाफत मूवमेंट का, जो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने इसके लिए स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं और इजाफी चीज़ें भी इंशाल्लाह इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। बैकग्राउंड में सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 है, क्योंकि आपको पता है खिलाफत मूवमेंट की जो बेसिक जो वजह ये थी कि उसमें एक अलायंस थे तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तुर्की को यूरोप का मर्द बीमार भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया, रशिया, फ्रांस और ये दूसरे ममालिक में शामिल थे। तो तुर्की का जो बेसिकली जो प्रॉब्लम था वो था यूनान के साथ और कुछ दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं इनके साथ वो सरहदी को एक तनाज़ा था। तो रशिया भी उसमें एक मेजर पार्ट है। वर्ल्ड वार 1 में तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया को शिकस्त होती है और ये लोग जीत जाते हैं, जिससे खिलाफत वो ख़तरे में पड़ जाती है। अच्छा, आज जो मैंने जो रौलट एक्ट 1909 जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बारे में आप सबको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सीरीज़ है ये वाली। तो अगर आप एक सीरीज़ से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब समझ आएगी। तो हम रौलट एक्ट को पढ़ते हैं और किस तरह ये खिलाफत मूवमेंट में इसने एक अहम किरदार अदा किया उसके को भी हम इंशाल्लाह रीड करेंगे जी। तो की पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं जी। आपको पता होना चाहिए कि रौलट एक्ट से पहले एक डिफेंस एक्ट वो 1915 ईस्वी में वो नाफज किया गया था, जिसमें बेसिकली वर्ल्ड वार 1 जारी थी। तो बरतानिया ये चाहती थी कि ऐसा एक एक्ट बनाया जाए जिससे हम कोई भी जो यहाँ पर बयाना जो सरगर्मियाँ होती हैं, रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल किया जाए। तो उसने 1918 ईस्वी में ख़त्म हो जाना था। अब उनको एक नए एक्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 वो ख़त्म नहीं हुई थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी बयाना जो सरगर्मियाँ थी, यानी ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जिनको कहते हैं, वो जारी थी। उनको कंट्रोल करने के लिए तो उन्होंने एक नया एक एक्ट इंट्रोड्यूस कराने का फ़ैसला किया, जिसका नाम रौलट एक्ट है। तो इस के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसके जो हेड थे सारे सिडनी रौलट थे। तो ये इसकी जो अपॉइंटमेंट जो डेट है ये 1917 ईस्वी के जो लास्ट मंथ हैं उनमें ये बढ़ाया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि कब इस कमीशन को अपॉइंट किया गया। अच्छा, इसका जो काम क्या था, इस जो कमीशन का, इस कमीशन का ये काम था कि जो to examine the causes of revolutionary activities and determine its solution। देखिए जी, पहला इसका काम ये था कि ये नतीजा अखज़ करना कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो ये बयाना सरगर्मियों का सबब बन रही हैं और किस तरीके से। और इसमें जो एक जो मेजर बात मैं बताता चलूँ वो था कि यहाँ के जो जितने भी जो एक अलग पसंद तरीके थी, उनके जो लिंक थे वो जर्मनी के साथ मिलते थे। जर्मनी उनको प्रमोट कर रहा था। तो इस कमीशन का ये काम था उस लिंक को तलाश करना, ठीक है, और इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, तमाम चीज़ों को वो उसने देखना था। तो ये उसके लिंक तलाश करने में कामयाबी रहा और फिर वो इस मुकम्मल यहाँ की सूरत को देखा और फिर इसने एक रिपोर्ट शाया की, ठीक है ना। और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर 2 जो बिल हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फरवरी 1919 में वो पेश होते हैं। तो वो जो 2 बिल हैं वो 23 मार्च 1919 को वो उनको इन्फोर्स किया जाता है या नफजुल अमल किया जाता है।
तो वो क्या है वो बिल, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये जो इसके जो बेसिकली वही रोलेट एक्ट है, तो वो बहुत ये इम्पोर्टेंट उसने रोल किया, अदा किया। इसी की बुनियाद के ऊपर जलियांवाला जो बाग का जो सानिया वो हुआ था। इसका जो ऑफिशियल नाम है, आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि देखिए इन्फोर्समेंट इसकी कब हुई और इसका इनिशियल नाम क्या है। तो इसका जो ऑफिशियल जो नाम था इस रोलेट एक्ट का, वो अनआर्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1909 है। ये आपने याद रखना है। तो जो जो 23 जो मुंतखब अरकान थे, जो इलेक्टिव मेंबर थे, उनमें से 22 ने इसकी मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद 34 अंग्रेज और सरकारी अरकान की हमायत से ये कानून पास हो गया। तो और 23 मार्च 1919 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने इसके ऊपर दस्तखत किए और इस तरीके से ये नाफजुल अमल हो गया। अब ये बिल क्या था और क्यों ये सबसे कंट्रोवर्शियल बिल जो पूरी ये 1857 से लेकर 1947 तक ये समझा जाता है, वो उसकी हम बात करते हैं। पहली बात, ये इन्होंने दी डेविस्टेड वाज ऑफ इट्स फ्री ओपिनियन, तो जो लोगों की को ऊपर बैन कर दिया गया कि वो एक फ्री ओपिनियन, एक आज़ाद किसी चीज़ के बारे में ख्याल वो नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ ये था, मतलब ये कह सकते हैं कोई भी सियासी एक्टिविटी उसके ऊपर बैन कर दिया गया। किसी किस्म की जो सियासी एक्टिविटी थी वो नहीं हो सकती थी। इसमें मैं मज़ीद बात करूं, वो ये था कि हत्ता के जो स्लोगन्स वगैरह हैं, जो झंडे वगैरह, जो वो भी आप लहरा नहीं सकते। किसी किस्म की आप वॉल चैकिंग नहीं कर सकते, कोई आप मेला नहीं कर सकते। जो हमारे सब कंटिनेंट में जो मेले वगैरह तकरीबात होती हैं, उनके ऊपर भी बैन कर दिया गया था। इसके अलावा कोई भी जो सियासी जलसा जुलूस है वो भी नहीं हो सकता था। तो यानी मुकम्मल तौर के ऊपर जैसे कभी कोरोना की सूरत हाल में एक लॉकडाउन की कैफियत है, तो यही वो सूरत हाल वो उन्होंने यहाँ पर राइज करने की कोशिश की। किसी किस्म का कोई, क्योंकि इन चीज़ों को अगर वो एड्रेस करेंगे, बैन करेंगे, तो उनको इससे बगियाना सरगर्मियों में उनको ये ख़त्म करने में उनको मदद मिलनी थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। मतलब ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर को ख़त्म करने की कोशिश की, ताकि उनकी आवाज़ खिलाफ की आवाज़ उठे ही ना। फिर उन्होंने जो प्रेस थी उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई कि वो किसी किस्म का कोई ऐसे अंग्रेज़ के खिलाफ कोई बिल पास नहीं कर सकते, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। The executive was delegated to judicial powers। जो एग्जीक्यूटिव जो कौंसल थी जो रासरे की, उसको जो अदालती जो अख्तियारात दिए गए और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई गई। स्पेशल कोर्ट्स इस तरीके से बनाई गई थी जैसे पाकिस्तान में जो अभी ये जो तालिबान के ख़िलाफ़, यानी जो तरीके तालिबान पाकिस्तान थी, या और जो अनासर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुलव्वस थे, उनके लिए एक फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी। आपको पता हो अभी भी वो वर्क कर रही हैं। तो इसी के तर्ज के ऊपर उस वक्त भी ये अदालतें बनाई गई थी, जिसमें अगर उन अदालतों में कोई भी फ़ैसला हो जाता है मुजरिम के ख़िलाफ़, तो मुजरिम उसके ख़िलाफ़ अपील करने का हक़ नहीं रखता था, कोई अपना वकील नहीं कर सकता था, और मुजरम को अपनी सफाई खुद ही पेश करनी होती थी। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये था कि जो पब्लिक ऑफिसर्स थे उनको ये पावर थी कि वो किसी को भी वो मुल्क उसको किसी शख्स को भी मुल्क बदल भी कर सकते थे, और इसके अलावा वो जेल में भी भेज सकते थे। एनी द चार्ज ऑफ एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, कोई भी उसके खिलाफ कोई एंटी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ का उसके ऊपर लेबल लगता है कि ये किसी भी ये गवर्नमेंट के खिलाफ किसी एक्टिविटी में मुलव्वस है, तो उसको वो भेज सकते थे। इसके अलावा इसमें पुलिस बगैर किसी वारंट के किसी भी शख्स को उठा सकती थी और उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकती थी, और इसके लिए उनको
कोई भी किसी किस्म का इजाज़तनामा या एफआईआर की ज़रूरत नहीं होती थी, ना ही उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित करने की ज़रूरत होती थी, बल्कि उस शख्स को ख़ुद ही ये साबित करना होता था कि वो गुनहगार नहीं है और कोई वकील नहीं कर सकता था। तो ये काफ़ी एक ज़ालिमाना किस्म का ये एक्ट था। पूरे बरसगीर की आवाम में एक गुस्सो गमा की लहर दौड़ गई, भरपूर एहतजाज किया। जो 23 जो इलेक्टिव मेंबर थे उनमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब और एक सनहा और मज़हरुल हक वगैरह ये लोग शामिल थे। तो इन लोगों ने वहाँ से रिज़ाइन किया और क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि आपने ये बरतानिया ने ये एक बरतानवी इम्पेरियलिज़म की यहाँ पर बुनियाद को दी है, जो कि सरासर नाजायज़ है। काफ़ी क़ायद-ए-आज़म ने शदीद इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तो गांधी ने इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक सत्याग्रह चलाई, जो जिसके का एक आप कह सकते हैं रद्द-ए-अमल ये हुआ जो सानिया जलियांवाला बाग हुआ। सत्याग्रह के बारे में और सानिया जलियांवाला बाग के बारे में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इस डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। वमा अल बलागुल मुबीन।